तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 12वीं की फिजिक्स में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे। और यदि कोई द्विध्रुव यहाँ पर हम लिए हैं ए और बी पर प्लस क्यू आयस ए पर और माइनस क्यू आयस बी पर स्थित है। अब द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो अल्प दूरी पर दो विजातीय आवेश, समान परिमाण के विजातीय आवेश यदि स्थित हों तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिमाण के विजातीय आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हों, इस तरह के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका निरक्षीय स्थिति क्या होगा? तो इसको मिलाने वाली यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू जो आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से कोई निरक्ष में यानी उसके लंबवत मध्य बिंदु पर यदि कोई बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमारा निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। जबकि इसको मिलाने वाली रेखा के इधर सिद्ध में हम ले जाएं, यानी उसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष। और उसके सिद्ध में हम यदि यहाँ पर हम प्राप्त करें तो ये अक्षीय स्थिति में कहलाता है, जो इसके पूर्व के वीडियो में बता दिया गया है और उसको आप देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो। यहाँ पर हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वर्णन माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है और जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। अब इनके बीच की दूरी हमेशा हम 2a लेते हैं और 2a का मतलब है मध्य बिंदु O से माइनस क्यू यानी b की दूरी a होगा और ये मध्य बिंदु O से a की दूरी यानी माइनस प्लस क्यू आयस की दूरी a होगा। तो दोनों को मिला दिए तो जोड़ दिए तो 2a होगा। और यहाँ से मान लीजिए निरक्षीय स्थिति में P कोई बिंदु है जिसकी दूरी r है और यहाँ पर हमको जो है इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो आपका वर्णन हो गया बच्चों। तो अब हमारा जिस दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है, अब यहाँ पर इसकी दिशा हम देख लेते हैं, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में समा जाती हैं। तो इसकी दिशा इधर क्या होगी? विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरह से होगी और इस तरह से हम यानी यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या दिशा ए से P की ओर हुई। जबकि P पर हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? मान लो कहीं से भी इधर से आ रही है घूम के, तो धन से निकल करके ऋण में समा जाती हैं। तो ये P से यदि हम देखें तो ये जो माइनस क्यू आवेश है उसमें P बिंदु पर बल रेखाएं इस दिशा में आती हुई मिलेंगी। यानी यहाँ पर जो दिशा है यदि माइनस क्यू आयस के लिए देखेंगे तो ये इधर होगी, जबकि प्लस क्यू आयस के लिए देख रहे हैं तो ये इधर होगी, यानी इधर से इस तरह से जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, अतः ए पर स्थित प्लस क्यू आयस के कारण, इस प्लस क्यू आयस कारण P पर तीव्रता, तो सूत्र हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी का वर्ग। दूरी यहाँ पर AP का वर्ग। दूरी क्या है यहाँ पर देखिए A से P, क्योंकि हम P पर ज्ञात कर रहे हैं और A के कारण यानी इस
ध्रुव के कारण यानी धन आवेश के कारण हम यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये ए और पी की दूरी को हम लिए हैं और इसकी दिशा यहाँ पर मैं लिख दिया। इसके साइड में लिखोगे ए से पी की ओर, क्योंकि बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, धन से निकल करके ऋण में जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी बल रेखाएं पड़ेंगी तो ए से पी की ओर जाते हुए हमको मिलेंगी। तो ये पीछे में लिख दिया गया, ए से पी के अनुदिश। अब बच्चों ये तो हो गया एक प्लस क्या इसके कारण पी पर तीव्रता। अब माइनस क्यों है इसके कारण, यहाँ पर देखते हैं। इसके कारण हम याद करेंगे इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता। यह हम ले लिए, इसको E2 ले लेते हैं। पहले को E1 लिए हैं, इसको E2 ले लिए हैं। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, वहीं एक आवेश गुणित दूरी का वर्ग। तो ये बटे दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर दूरी क्या होगा, बी पी का वर्ग या पी बी का वर्ग, पी बी का वर्ग। अब बच्चों इसकी दिशा यहाँ पर क्या होगी, इधर से आएंगी, ऋण में सम आएंगी बल रेखाएं। तो पी बी दिशा में लिखोगे, पीछे क्या लिखोगे, पी बी दिशा में, यानी पी बी के अनुदिश। अब बच्चों ये तो अकेले अकेले आवेश के कारण पी पर तीव्रता है। अब बच्चों हम आ जाते हैं, ये तो अकेले अकेले के कारण तीव्रता हो गया। तो यहाँ पर P पर परिणामी तीव्रता हमको ज्ञात करना है, क्योंकि ये दोनों आवेश यहाँ पर स्थित हैं। तो ज्यामिति से हम जानते हैं कि ये मान लो मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ये मान लो कोण थीटा बनाता है, कोण ए जो है थीटा यहाँ है और कोण बी भी थीटा कोण बनाएगी, क्योंकि ये बिंदु जो होगा मध्य बिंदु से हम इसको ये लंबवत यहाँ पर है, तो ये दूरी भी समान होंगी, इसलिए ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। और इसलिए ये जो कोण होगा, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, यानी ये भी यहाँ से इधर से आ रही है, ये जो है आपका ए रेखा इधर की ओर जा रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो इधर है, इसकी दिशा इधर है, E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर E2 की दिशा इधर है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच का कोण क्या होगा। तो बच्चों ये इनके बीच का कोण 2 थीटा होगा। क्यों होगा, ये आपका कोई त्रिभुज है, तो ये यहाँ पर इसको इस तरह से बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, आपका बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा और प्लस थीटा, ये यानी ये इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 2 थीटा होगा। ये क्या होगा, इधर ये थीटा होगा और इधर ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे इसको, ये ए पी बराबर है पी बी के, इसलिए हम देखते हैं ज्यामिति से ए पी बराबर है पी बी के। और यहाँ पर अतः ये बराबर कोण निर्मित कर रहे हैं, इसलिए E1 और E2 का बीच कोण जो बनेगा, E1 और E2 के बीच का कोण क्या होगा, 2 थीटा होगा। ये थीटा कोण बना है तो ये भी थीटा कोण बनेगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु से यानी यहाँ लंबवत बिंदु से बिंदु पर स्थित है और यहाँ से ये दूरियाँ बराबर होंगे, क्योंकि ये इधर है, यानी ये दूरी बराबर है ये दूरी के। तो ये जो होगा
आपका यहाँ पर ये थीटा कोण है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, यानी E1 है और इधर E2 है, इनके बीच में जो कोण बना आपका 2 थीटा हुआ, क्योंकि बाह्य कोण दूरस्थ हंतक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों का 2 थीटा हो जाएगा बीच का कोण। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जहाँ दोनों कोण को लिख दीजिए, जहाँ कोण किसके बराबर थीटा है, OAP या PAO बराबर है PBO। PAO बराबर है कोण PBO के बराबर थीटा, दोनों थीटा कोण है। अब बच्चों यहाँ पर इस E1 को हम 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका सदिश वियोजन आप जानते हो, इसको हम 2 घटक में वियोजित किए। ये है आपका E1 साइन थीटा होगा, और ये क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है थीटा, तो इधर होगा E1 कास थीटा। यह आप कई बार पढ़ चुके हो। इसके ऊर्ध्व दिशा में E साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और इधर जो है E1 कास थीटा बनेगा। इस तरह से हमारा इसको भी हम 2 घटक में वियोजित कर सकते हैं, E2 को भी। और ये क्षैतिज के साथ इसका कोण क्या है, थीटा कोण है, तो ये थीटा बनाएगा। और यहाँ पर इधर इसके ऊर्ध्व दिशा में इसकी दिशा इधर होगी, ये क्षैतिज हुआ 90 में इस तरह से मोड़े, तो इसका दिशा जो होगा ये बीच में आएगा इससे, तो इसका 90 का इधर को लोगे, और ये हो गया आपका E2 साइन थीटा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E2 साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि तो बच्चों यहाँ पर ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की दिशा देख रहे हैं आप कि दोनों के एक दूसरे के विपरीत में है, और इसलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब E2 कास थीटा इधर लगेगा, तो ये क्षैतिज में E2 कास थीटा, और E1 कास थीटा, ये दोनों इधर ही लग रहे हैं, तो ये जो दोनों जुड़ जाएंगे और इनकी परिणामी ही बचेगी, यानी जो परिणामी तीव्रता जो आपका तीव्रता होगा वो E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा के बराबर होगा। और इसी को हम लेंगे क्योंकि E1 बराबर E2 है। यहाँ पर हम देखते हैं E1 और E2 दोनों बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं। यहाँ पर ये जो परिमाण में हम E1 और E2 को बराबर लिए हैं, E1 और E2 को बराबर मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दूरी बराबर दूरी पर है दोनों को, और ये समान परिमाण के बल विद्युत हैं, विद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ है ये समान परिमाण के हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रभाव रहेगा, विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो बराबर रहेगा, इसलिए E1 और E2 बराबर हैं। तो इसको हम जो है परिणामी तीव्रता हम ले लेते हैं। अतः तो बच्चों यहाँ पर मैं उसी को लिख दिया हूँ कि E1 को हम 2 घटक में वियोजित कर सकते हैं, E1 कास थीटा क्षैतिज दिशा में, और ये E1 साइन थीटा ऊर्ध्व दिशा में। इसी तरह से E2 को भी हम 2 घटक में बांट सकते हैं, ये क्षैतिज दिशा में E2 कास थीटा और इसके ऊर्ध्व दिशा में E2 साइन थीटा। और चूँकि E1 और E2 जो बराबर हैं परिमाण में,
तो ये इनका जो ऊर्ध्व दिशा में विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ये क्षैतिज दिशा में दोनों की एक ही दिशा में लग रहे हैं, यानी E2 cos थीटा और E1 cos थीटा उनकी एक ही दिशा है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। और इन्हीं के कारण जो है यहाँ पर P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप पॉज करके देख लेना आगे। अब बच्चों यहाँ पर हम अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा E1 cos थीटा, क्योंकि sin थीटा तो दोनों निरस्त हो जा रहे हैं, प्लस E2 cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम पहले मान चुके हैं कि E1 बराबर E2 है, बराबर दूरी पर है और ये बराबर परिमाण के आवेश के कारण बन रहे हैं और P बिंदु जो है उनकी बराबर दूरी पर है। तो इसलिए हम इसको किसी एक में प्रतिस्थापित कर दें, E1 कर दीजिए चाहे E2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। यदि E1 cos थीटा कर देता हूँ प्लस E1 cos थीटा ही कर देता हूँ, क्योंकि E1 बराबर E2 है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में E1 बराबर E2। इसलिए हमारा ये हो जाता है अब 2E1 cos थीटा, यानी E बराबर 2E1 cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पर E1 किसी एक को लेना है, E1 को लोगे तो E1 ले लेना, E2 को लेना तो E2 के ले लेना। तो E1 का मान आप जानते हो, इसलिए समीकरण पहले पर आ जाते हैं हम। देखिए E1 बराबर यहाँ पर 1 कर दीजिए, समीकरण नहीं किए हैं, ये हमारा समीकरण 2 कर दीजिए। तो वहीं ये दोनों का सूत्र देख लीजिए, ये दूरी को अलग अलग किए हैं और चूंकि इनकी दूरियां भी बराबर हैं तो 1/4πε0 Q/AP², इसको हम वहाँ पर मान रख देते हैं E1 में। यहाँ पर हम मान रख देते हैं 2 का 2 रहेगा, E1 का 1/4πε0 Q/AP² और cos थीटा ये रहेगा। E1 का मान यहाँ पर रखे इतने को और ये cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पर cos थीटा का मान प्राप्त करना है, AP का मान प्राप्त करना है आपको चित्र से, उसके बाद आपका ये समीकरण पूर्ण होगा। तो चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय पर आ जाते हैं और इसके लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका POA में, अब मैं आपको चित्र की तरफ ले जाता हूँ। ये आपका लंब है, यहाँ पर देखिए 90 का कोण बना रहा है, क्योंकि मध्य बिंदु से यहाँ पर निरक्ष स्थिति में हम लिए हैं बिंदु को। तो ये हो गया आपका 90 का कोण, ये आपका छोटा कोण थीटा। तो ये हो गया आधार। यहाँ पर हमको AP का मान प्राप्त करना है, यानी ये क्या है, कर्ण है। ये क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये क्या है, कर्ण है। तो बच्चों AP का पाइथागोरस प्रमेय में जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो आधार ये है, यानी OA का वर्ग धन OP का वर्ग हो जाएगा कर्ण AP के वर्ग के बराबर। तो अब हम AP का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन OA का वर्ग। इसलिए बच्चों OP बराबर है आपका, चित्र पर देखिए ये OP की दूरी क्या लिए थे, R लिए थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, और इसका मान क्या है, A है। O से A की दूरी A है, तो OP का वर्ग यानी R का वर्ग
वो ए का वर्ग यानी ए का वर्ग, ये इसलिए ओ पी का वर्ग यानी आपका हो गया आर का वर्ग प्लस ये ए का वर्ग, और कर्ण का ये है ए पी का वर्ग। तो अब बच्चों यहाँ पर ए पी बराबर क्या होगा, तो ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए ए पी बराबर, एक बार तो आपको ए पी का वर्ग का मान प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए ए पी का वर्ग है, अब कास्ट थीटा यहाँ है, वहाँ पर भी हमको ये चाहिए, तो ए पी बराबर ही आप निकाल लेना, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये परिणामी तीव्रता जो प्राप्त किए हो, यहाँ पर ये E1 का मान रख दिए और कास्ट थीटा का मान यहाँ पर हमको प्राप्त करना है। ए पी का वर्ग का तो मान हम यहाँ पर प्राप्त कर लिए, क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब कास्ट थीटा में हम आएंगे इसी त्रिभुज पर, तो कास्ट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो वहाँ पर हम आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कास्ट थीटा का मान चुनिए, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान अभी निकाले हैं, आधार क्या है ए, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान हम पुनः वहाँ पर देख लेते हैं। आधार को आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ए है, आधार बराबर ये दूरी है, यानी ओ ए बटे आपका ए पी। तो कास्ट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है ए है, और कर्ण का मान यहाँ पर ये देखिए कर्ण है ए पी, इसका मान यहाँ पर लाए हैं, तो ये कास्ट थीटा का मान आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। तो बच्चों आप ये दोनों मान यानी कास्ट थीटा का मान भी प्राप्त कर लिए हैं और ए पी स्क्वायर का मान भी हम प्राप्त कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे ए पी स्क्वायर के मान को, और कास्ट थीटा के मान को यहाँ पर रख देंगे। इसलिए अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखते हैं ई इक्वल टू 2/4πε0 क्यू बटे ए पी स्क्वायर कास्ट थीटा। तो 2 का पहले से है, 2 को रखेंगे, 1/4πε0 ये भी रहेगा, ऊपर में ये क्यू भी रहेगा, ए पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम निकाले हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इसके बदले में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह हो गया ए पी का मान। कास्ट थीटा का मान लाए हैं हम ए बटे, देखिए कास्ट थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम चेंज कर देंगे, इसको घात के रूप में लिखेंगे, तो कर्णी का मतलब होता है घात 1/2, इन दोनों का घात 1/2। अब ऊपर में ये 2 है, q है और a है, तो आप जानते हो ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, 2q इंटू a, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके मान को हम p लिख देंगे, ऊपर के बराबर क्या हो गया p हो गया, ऊपर के बराबर हमारा p हो गया, नीचे ये बचा हमारा 4πε0, और इसको अब मैं बदल दे रहा हूँ, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात 1, यहाँ पर 1 है, और इनके बदले हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात 1/2, कर्णी को हम क्या लिखते हैं घात 1/2। अब ये दोनों, ये हो गया ए का घात m गुणित ए का घात n बराबर ए का घात m प्लस n हो जाता है, तो इसको मैं उसी रूप में लिख देता हूँ, p बटे 4πε0 आपका ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात 1 धन 1/2। अब बच्चों यहाँ पर हमारा 2 एकम 2 धन 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया
2 एकम 2, 1 धन 1 3, 3/2। तो ये हो गया आपका। इसको चलिए 1/4πε0 लिख देता हूँ, और P/r² प्लस a² का घात 3/2। इसका मिश्र भिन्न को तोड़ दिया, तो ये हो गया घात 3/2। अब बच्चों, यदि द्विध्रुव का आकार छोटा हो और P की दूरी अधिक हो, तब जो है हम A को नगण्य मान सकते हैं, यानी A से बहुत बड़ा हो R, यानी जो बिंदु है वो A की तुलना में अधिक दूरी पर हो, तो हम A को नगण्य मान लेंगे, यानी यहाँ पर हम जो है A को छोड़ देंगे। अब चलिए, इस स्थिति में हमारा द्विध्रुव की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 आपका हो गया P द्विध्रुवागुण बटे R को रखेंगे, R का स्क्वायर का घात 3/2। अब बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 सीधर इसको काट दीजिए, इसका मतलब ये ऊपर में जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, और इसलिए काटोगे तो वहीं आएगा, यानी 3 बचेगा। तो ये हो गया हमारा सूत्र। इसलिए E बराबर 1/4πε0 P/r³। तो बच्चों, ये जो है हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में हमारा 2P/r³ आया था, और निरक्षीय स्थिति में हमारा P/r³, 1/4πε0 P/r³, यानी यहाँ पर उसकी आधी तीव्रता प्राप्त होती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिले। तो थैंक्स।